जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास न बीएड एग्ज़ाम के लिए बल्कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और जो भी साथी क्लास में नए आते हैं या चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और क्लास अगर आपको पसंद आता है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास के पहले प्रश्न की। और मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज की इस क्लास के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न कहता है कि वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ए है एस्ट्रोलॉजी, बी है मेट्रोलॉजी, सी है सिस्मोलॉजी और डी है एस्ट्रोनॉमी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोलॉजी। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और उनकी गतिविधियों का अध्ययन जो है वो एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। अगर बात करें सिस्मोलॉजी की, तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप एवं उसकी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंप और उसकी तरंगों का अध्ययन जो है ये सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांडीय जो वस्तु हैं यानी ब्रह्मांड की जो वस्तुएं हैं उनकी गति का मानव के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन आपका एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोलॉजी। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। और प्रश्न नंबर 2 कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित यानी स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है त्रिपुरा और डी है मिजोरम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली असम राज्य में स्थित है। माजुली जो है ये विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह द्वीप असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम की राजधानी है गुवाहाटी। तो ये गुवाहाटी से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है ना। 200 किलोमीटर गुवाहाटी से 200 किलोमीटर पूर्व दिशा में ये स्थित है। और यह द्वीप जो है ये जो द्वीप है ये आपकी, एक सेकंड, ये जो द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र है ना। ये द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से बना है। ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की जो भी सहायक नदियां हैं उनके निक्षेपण से ये द्वीप बना है। और ये द्वीप जो है आपके असम की राजधानी गुवाहाटी से 200 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। ठीक है, तो चलिए साहब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ए है कोरमंडल तट, बी है मालाबार तट, सी है कोंकण तट और डी है उत्तरी सिरकाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कोंकण तट। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है जिसे कोंकण कहलाता है यानी कोंकण तट कहा जाता है, ये पश्चिमी तट में स्थित मैदान जो है ये गुजरात से प्रारंभ होकर पश्चिमी तट में स्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक, यानी गुजरात से शुरू होकर केरल तक जाता है। और यह जो है ये 1600 किलोमीटर लंबा है। इसमें आपके महाराष्ट्र है ना, इसमें आपके महाराष्ट्र और गोवा के अलावा इसमें आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के भाग भी इसमें आते हैं। तो जो आपका पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है ये कोंकण कहलाता है यानी कोंकण तट कहलाता है। और पश्चिमी तट में स्थित यह मैदान जो है वो गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। इस मैदान में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ भाग भी शामिल हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं। ए है साल, बी है पीर और सी है यूकेलिप्टस एंड डी है टीक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस प्रजाति के जो वृक्ष हैं ये नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं। बात करें नीलगिरी की तो नीलगिरी में प्राकृतिक घास, भूमि, झाड़ियाँ आदि ये सभी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा गोलावन बहुतयता में पाए जाते हैं। गोलावन जो है यहाँ पे बहुतया मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका ह्रास गहन जो है वो कृषि और यातायात के साधनों द्वारा हुआ है। यहाँ के वनों के ह्रास में वाणिज्यिक रोपण यूकेलिप्टस जैसे वनों की भी भूमिका अहम है। तो यहाँ पे यूकेलिप्टस और जो आपके वाणिज्यिक रोपण है इनके वनों की जो है बहुत ज़्यादा भूमिका है यहाँ पे। तो इस वजह से आपका जो यूकेलिप्टस है ये सामान्य रूप से नीलगिरी में पाया जाता है। और यूकेलिप्टस जो प्रजाति है ये इस प्रजाति के जो वृक्ष है वो नीलगिरी में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूकेलिप्टस। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए साहब भाई क्लास को लाइक शेयर करते रहिए और जो भी साथी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर कर दें सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। चलिए भैया एक बार क्लास को शेयर कर दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ये जो युग्म है वो दिया है, एक तरफ आपकी नदी है और एक तरफ उसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही है। ए है चंबल नर्मदा और बी है सोन यमुना, सी है मानस ब्रह्मपुत्र और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मानस और ब्रह्मपुत्र। मानस और ब्रह्मपुत्र ये जो युग्म है ये सही है। ठीक है, देखिए गंगा नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं आपकी गोमती। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है गोमती। गोमती के अलावा इसकी सहायक नदी जो है वो है सोन। सोन के अलावा इसकी सहायक नदी है घाघरा। ठीक है, और इसके अलावा आपकी है कोसी। कोसी के अलावा इसमें आपके शामिल है महानदी। तो ये जो नदी है ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती, सोन, घाघरा
कोसी और महानदी। ठीक है, तो ये तो हो गई गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो देखिए सोन यमुना ये आपका गलत कथन हो गया, क्योंकि सोन जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा इसको मिटा दूँ मैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यमुना नदी की बात करूँ मैं, तो यमुना की जो सहायक नदी है वो है आपका एक तो चंबल। ठीक है, चंबल, तो ये आपका पहला ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि चंबल जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। नर्मदा यहाँ पे गलत होगा। और इसके अलावा केन जो नदी है ये भी यमुना की सहायक नदी है। केन के अलावा बेतवा नदी भी जो है ये भी यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल, केन, बेतवा ये सभी आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो है आपकी मानस। मानस के अलावा आपकी है लोहित। लोहित के अलावा इसमें आपकी शामिल है दिव्यांग। और दिव्यांग के अलावा इसमें आपके दिहांग है ना। दिहांक जो है ये भी आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो है मानस, लोहित, दिवांग और दिहांग। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए भैया अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए है सहकारी कृषि, बी है आवश्यक आदानों की उपलब्धता, और सी है भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता, डी है कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक आदानों की उपलब्धता। ये आपका सही जवाब होगा, है ना। देखिए भारत की कृषि क्षेत्र में जो उत्पादकता है इसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। जैसे जोतों का आकार छोटा होना, भाई खेत जो है उन जोतने वाले होते हैं वो छोटे छोटे आकार में होते हैं, तो ये भी एक उत्पादकता को प्रभावित करने वाली है। क्योंकि जब देखिए ज़्यादा किसानों के पास ज़्यादा जोतदार खेत होंगे तो ज़्यादा उत्पादकता होगी, और जब कम जोतदार खेत होंगे तो कम उत्पादकता होगी। तो जोतों का आकार छोटा होना ये भी एक कारण है, और कृषि में यांत्रिकरण और मशीनीकरण का अभाव ये भी एक कारण है, और वित्त की अनुचित प्रयोग ये भी एक कारण है। आवश्यक कृषि आदानों की अभाव के कारण ये भी एक कारण है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ये भारत की निम्न कृषि के उत्पादकता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है ना, अपरिहार्य है। ए है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी है अवसर की समानता, सी है अधिकारों की सुरक्षा, और डी है ये सभी। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी अवसर की समानता, सी अधिकारों की सुरक्षा, और डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। क्यों, देखिए लोकतंत्र के 5 गुण धर्म मुख्यतः हैं जो आपको बताए जाते हैं। यानी लोकतंत्र की जो है वो 5 गुण धर्म है। पहला है निर्वाचित प्रतिनिधि। पहला जो लोकतंत्र का गुण है वो क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधि। दूसरा है प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए निष्पक्ष चुनाव। ठीक, देखिए पहला क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधि, और दूसरा है कि प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए निष्पक्ष चुनाव। तीसरा है नागरिक अधिकार, और चौथा है विधि का शासन, और पांचवा है स्वतंत्र न्यायपालिका।
तो ये 5 गुण जो है ये लोकतंत्र के हैं। लोकतंत्र व्यवस्था के 5 गुण हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए निष्पक्ष चुनाव, नागरिक अधिकार, विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका। क्लियर है सबको? तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। संविधान की किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? संविधान जो है ये किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 दिसंबर 1948 और सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 30 नवंबर 1950। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है ये पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए हुआ क्या था कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी आपसे कभी भी पूछा जाए परीक्षा में कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को इसका निर्माण जो है वो पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। यानी हमारा संविधान जो है, संविधान देश में लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। ए है मूल संविधान के एक भाग के रूप में, बी है चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और सी है संसद द्वारा जोड़ा गया और डी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के एक भाग के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा। मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के प्रारंभ से ही है, इसका अंग है एक संविधान का। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नागरिकों के लिए ये मूलभूत अधिकार है जिनके द्वारा उनके व्यक्तिगत का, यानी आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार के द्वारा ही नागरिकों के व्यक्तिगत का, है ना, विकास होता है, उनकी गरिमा का अक्षुण्ण रखा जा सकता है। तो ये आपके मूल संविधान का ही एक भाग है, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? ए है अनुच्छेद 31, बी है अनुच्छेद 38, सी है अनुच्छेद 37 और डी है अनुच्छेद 39। तो बताना आपको यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ये शर्त लगाया गया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होगा ये किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के द्वारा यह शर्त लगाई गई थी। अनुच्छेद 37 संविधान में उल्लेखित है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में जो भी क्रिया है, वो जो क्रिया है या जो प्रक्रिया है वो आपके बताया गया है अनुच्छेद 37 के द्वारा। तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। देखिए, क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए, तभी मज़ा आएगा क्लास में, बाकी मज़ा नहीं आएगा, है ना भाई। एक अकेला आदमी बैठ के देखेगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए मैं आपको गलत बता दूं तो आप कैसे बताएंगे कि सर आप गलत बताएं? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, है ना। वैसे मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। और प्रश्न नंबर 11 कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। ए कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सी है कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, और डी है राज्य द्वारा विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने। तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? यानी भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। ये आपका मुख्य उद्देश्य। देखिए, देश में लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की स्थापना हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को और केंद्र को दिशा निर्देश देता है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये केंद्र और राज्य दोनों को निर्देश देता है कि लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की स्थापना किया जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि सांख्यिकीय दर्शन के प्रवर्तक हैं। ए है कपिल, बी है गौतम, सी है चारवाक और डी है जैमिनी। सही जवाब हो जाएगा ए, कपिल। सांख्यिकीय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कपिल, ठीक है। देखिए, जो चार्वाक है ये आपके चार्वाक दर्शन है ना, चार्वाक दर्शन है, इसके प्रवर्तक जो हैं। और पूर्व मीमांसा जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक है, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक हैं जैमिनी के वो हैं पूर्व मीमांसा। और कपिल जो हैं ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ठीक। और गौतम जो हैं ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। और बात करें आपके चार्वाक दर्शन के तो इसके चार्वाक दर्शन प्रवर्तक हैं। और जैमिनी के बात करें तो ये पूर्व मीमांसा इसके जो प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि सामूहिक, है ना, सामूहिक उपभोग का अर्थ है। ए घरेलू खपत, बी व्यक्तिगत खपत और सी है स्व खपत और डी है देश नागरिक द्वारा की गई खपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए घरेलू खपत। सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग सामूहिक उपभोग यानी घरेलू खपत के बारे में। तो देखिए, सामूहिक खपत का संबंध होता है उस खपत से होता है जो किसी समूह के द्वारा की जाती है। और व्यक्ति परिवार एक समूह के रूप में निवास करता है और परिवार के सभी सदस्य या सभी सदस्यों की जो निर्भरता होती है वो व्यक्ति के ऊपर होती है। यानी सभी सदस्यों की जिम्मेदारी जो होती है वो व्यक्ति के ऊपर होती है और व्यक्ति परिवार से एक समूह के माध्यम से जुड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक खपत से जो तात्पर्य है वो घरेलू खपत से है, और जिसे व्यक्ति जो है वो परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खर्च करता है। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? ए है विद्युत, बी है औषधि, सी है चावल, डी है दिया सलाई की डिबिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल। निम्नलिखित में से चावल जो है इसकी मांग जो है वो लोचदार है। देखिए, बाजार में मांग की लोच यानी क्रियाशीलता इस बात के अनुसार अधिक या कम होती है कि कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि हो तथा कीमत में निश्चित वृद्धि पर
अधिक या कम हो। कहने का मतलब है कि बाजार में मांग की लोच या क्रियाशीलता, बाजार में किसी वस्तु की मांग या क्रियाशीलता जो है वो इस बात के अनुसार होती है, अधिक या कम होती है। कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा अधिक या कम वृद्धि हो तथा कीमत में निश्चित वृद्धि पर अधिक या कम हो। तो यहाँ पे जो चावल है, ये चावल की मांग जो है ये लोचदार है। औषधि, विद्युत, दिया सलाई की डिबिया की मांग जो है ये बेलोचदार है ना, बेलोचदार है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सी, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को पूरा दूर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की आखिरी प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 15, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? ए है राजकोषीय, बी है मौद्रिक नीति, सी है बजटीय नीति, डी है व्यापारी नीति। सही जवाब हो जाएगा बी, मौद्रिक नीति। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार ये जो क्रिया है ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। इनका प्रयोग जो है वो केंद्रीय बैंक करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, मौद्रिक नीति। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो आपके सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्न हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।